प्राचीन बिहार, पाषाण काल, वैदिक काल, महाजनपद काल, वैदिक बौद्ध एवं जैन धर्म, मौर्य एवं गुप्त वंश। प्राचीन बिहार के इतिहास के स्रोत। प्राचीन बिहार के इतिहास को जानने के लिए दो प्रकार के स्रोत का उपयोग किया गया है, पुरातात्विक एवं साहित्यिक। पुरातात्विक के बारे में देखिए। पुरातात्विक स्रोत। पूर्व ऐतिहासिक युग के लिए मुंगेर, चिरान, सारण, चेचर, वैशाली, मैनर, पटना एवं सोनपुर, सारण से ताम्र प्रस्तर, वास्तुएं और मृदभवन प्राप्त हुए। मौर्यकालीन अभिलेख लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, रामपुरवा आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। बराबर की गुफाएं राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र, विक्रमशिला से प्राप्त स्मारक है। खुदाई से प्राप्त सिक्के, मानके की मूर्ति आदि पुरातात्विक स्रोत है। साहित्यिक स्रोत में है रामायण, महाभारत, पुराण, वेद रचनाएं, अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक। जैन रचनाएं, भगवती स्रोत आदि प्रमुख साहित्यिक स्रोत है। इसके अतिरिक्त यात्रियों के विवरण जैसे मैगनेस इंडिया, फैयान, त्संग हेनसंग के यात्रा वृत्त, कौटिल्य अर्थशास्त्र में एवं स्थानीय लेखकों के विवरण से प्राचीन बिहार के इतिहास की विस्तृत जानकारी मिलती है। पाषाण काल में है। प्रागैतिहासिक काल में मानव द्वारा पाषाण पत्थर का प्रयोग शिकार के लिए किया जाता था। पाषाण के प्रयोग करने वाले काल को पाषाण काल के रूप में या प्रागैतिहासिक काल के रूप में जाना जाता है। पाषाण काल को पत्थरों के प्रयोग एवं मानव विकास के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। पूरा पाषाण काल। इस काल में मानव आखेटक एवं खाद्य संग्रह था। दक्षिण बिहार में मुंगेर एवं नालंदा से बड़े और खुरदरे पत्थर के कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी आदि का प्रयोग हुआ है। यह अवशेष लगभग 1 लाख ईसा पूर्व के हैं। मध्य पाषाण काल। इस काल में मानव आखेट, खाद्य संग्रह, पशुपालन था। मानव द्वारा पहला पालतू पशु कुत्ता को बनाया गया था। दक्षिण बिहार में मुंगेर से छोटे आकार के तेज धार वाले औजार प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष लगभग 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के हैं। नव पाषाण काल। इस काल में मानव खाद्य उत्पादक हो गया था और मानव बस्तियों में निवास करने लगा था। नव पाषाण काल के अवशेष बिहार के मैदानी भाग से प्राप्त है। चिरान, सारण, चेचर, वैशाली, मैनर, पटना, सुनार, रोहतास से पत्थर एवं हड्डियों के औजार प्राप्त हुए। कैमूर के पहाड़ियों, नवादा और जमुई से गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष लगभग 2500 ईसा पूर्व के हैं। ताम्रपाषाण काल। चिरान, सोनपुर, तेराडी, चेचर, मैनार, सोनार आदि से ताम्रपाषाण काल के अवशेष मिले हैं। इस काल में पत्थर के औजार के अतिरिक्त ताम्र उपयोग में प्रमाण मिले हैं। ये अवशेष लगभग 1000 ईसा पूर्व के हैं। वैदिक काल। आर्यों द्वारा स्थापित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा गया है, क्योंकि इस सभ्यता का इतिहास वेदों पर आधारित है। वैदिक सभ्यता को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है।
पूर्व वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। पूर्व वैदिक त्रिवेदिक सभ्यता का विस्तारित बिहार क्षेत्र में नहीं था। उत्तर वैदिक काल में आर्यों के विस्तार गंडक नदी के तट का बिहार के क्षेत्र में हुआ। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्च शतपथ ब्राह्मण लगभग 800 ईसा पूर्व के रचना में मिलती है। इसमें बिहार की चर्चा बदेह के पूर्व रूप में की गई है, जो तिरहुत मिथिला क्षेत्र को दर्शाता है। ऋग्वेद में बिहार को किकट एवं वत्र शब्द से संबोधित किया गया। वराह पुराण में किकट को अपीत प्रदेश कहा गया है। महाजनपद काल। आरंभ में छोटे छोटे कबीले राजनीतिक केंद्र होते थे। कबीलों के आकार में वृद्धि के कारण राजनीतिक उत्पन्न हुआ, जिससे कबीलों का विस्तार जन के रूप में, उसके बाद जनपद के रूप में तथा अंत में महाजनपद के रूप में हुआ। इन महाजनपदों का विस्तार उत्तर भारत, पश्चिम भारत, मध्य भारत में था। दक्षिण भारत में मात्र एक महाजनपद प्रमाण मिला। ये महाजनपद की भारत में राजनीतिक उत्पन्न का केंद्र बिंदु बना। 6ठी शताब्दियों में ईसा पूर्व में बौद्ध ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय, जैन ग्रंथ, भागवती सूत्र, 16 महाजनपदों की जानकारी मिली है। महाजनपद की राजधानी वर्तमान क्षेत्र मगध की राजधानी गिरिव्रज राजगृह, बिहार पटना, गया, नालंदा। अंग के चंपा, बिहार भागलपुर, मुंगेर। वजीर संघ वैशाली, बिहार वैशाली, मुजफ्फरपुर। काशी वाराणसी उत्तर प्रदेश। कौशल श्रावस्ती उत्तर प्रदेश। मल्ल कुशीनगर उत्तर प्रदेश। वत्स कौशाम्बी उत्तर प्रदेश। कुरु इंद्रप्रस्थ दिल्ली। पंचाल अहिच्छत्र उत्तर प्रदेश। सूरसेन मथुरा उत्तर प्रदेश। चेदी शक्तिमती उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। ग्वालियर। अवंती उज्जैन महेशमती मध्य प्रदेश, उज्जैन। मत्स्य विराटनगर राजस्थान। अस्मक पोतन पोटली महाराष्ट्र, तेलंगाना। दक्षिण भारत एकमात्र महाजनपद है। कम्बोज हाटक राजपुर, पश्चिमी पाकिस्तान एवं पूर्वी अफगानिस्तान। गंधार तक्षशिला, पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्व अफगानिस्तान। 16 महाजनपदों में 3 महाजनपद का विस्तार क्षेत्र बिहार में था। वज्जी, लिच्छवी, मगध, अंग। अंग के राजधानी चंपा, जो बिहार भागलपुर में है। वज्जी संघ महाजनपद। वज्जी संघ 8 राज्यों का संघ अटक कुल था। वज्जी, लिच्छवी, तर्त विदेक, उग्र भोगपुर तथा इच्छुक इस संघ के 8 जनपद थे। वज्जी संघ में सबसे प्रसिद्ध लिच्छवी जनपद था। लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। वैशाली नगर की स्थापना राजा विशाल ने की थी। लिच्छवी के अतिरिक्त मिथिला के विदेह तथा कुंडग्राम के ग्रत विज्जी संघ के प्रमुख जनपद थे। विज्जी संघ लिच्छवी को विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी जाती थी। मगध महाजनपद। मगध राजनीतिक अर्थात एवं भौगोलिक कारण से सभी महाजनपद में सबसे अधिक शक्तिशाली था। मगध की आरंभिक राजधानी गिरिव्रज राजगृह थी। यह 5 पहाड़ियों रत्नागिरी, सोनगिरी, उदयगिरी,
वितलाचल से घिरा नगर था। मगध विस्तार मुख्यतः पटना गया क्षेत्र में था। मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। अंग महाजनपद का विस्तार भागलपुर एवं मुंगेर के क्षेत्र में था। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। अंग के अंतिम शासक ब्रह्मदत्त को हराकर मगध शासक बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया। मगध का उत्कर्ष एवं उनके राजवंश। मगध की स्थापना बृहदत्त ने की थी। बृहदत्त का पुत्र जरासंध इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। जरासंध को भीम ने द्वितीय युद्ध में पराजित कर उसका वध किया था। इसका वर्णन महाभारत में मिला है। मगध के उत्कर्ष के कारण मगध की आरंभिक राजधानी राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरा एक सुरक्षित क्षेत्र है। मगध नदियों से घिरा प्रदेश था जहां पूर्व जलोढ़ मृदा उपलब्ध थी जो कृषि के दृष्टि से अनुकूल थी। मगध में नदियों के जाल के कारण सिंचाई एवं यातायात की सुविधा उपलब्ध थी। मगध के अंतर्गत छोटा नागपुर क्षेत्र में खनिज संसाधन, वनों की लकड़ी, ताकतवर हथियारों से परिपूर्ण था। बृहदत्त वंश का अंतिम शासक रिपुंजन था। हर्यक वंश 544 से 412 ईसा पूर्व। बिंबिसार 544 से 492 ईसा पूर्व। इस वंश की स्थापना बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में की थी। बिंबिसार की मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बिंबिसार ने विवाह नीति द्वारा साम्राज्य विस्तार को प्रश्न दिया। उसकी पहली पत्नी कौशल देवी कौशल की राजकुमारी थी। इस विवाह से उसे दहेज उपग्रह में काशी का क्षेत्र प्राप्त हुआ। उसकी दूसरी पत्नी चेलना थी। चेलना लिच्छवी की राजा चेटक की पुत्री थी। उसकी तीसरी पत्नी क्षेमा पंजाब के मद्र की राजकुमारी थी। बिंबिसार ने अवंती के शासक चंद प्रद्योत के साथ मैत्री संबंध बनाई। बिंबिसार ने चंद्रप्रो के उपचार के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। बिंबिसार की हत्या 492 ईसा पूर्व में उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व तक शासन किया। अजातशत्रु बिंबिसार के बाद हर्यक वंश का शासक बना। उसका वास्तविक नाम कुनिक था। बिंबिसार एवं कौशल देवी की मृत्यु के बाद कौशल के राजा प्रसेनजीत ने काशी वासव ले गया, जिसका कारण प्रसेनजीत का संघर्ष अजातशत्रु से हुआ। अतः अजातशत्रु ने प्रसेनजीत को पराजित कर काशी पर आधारित कर लिया। बाद में अजातशत्रु का विवाह प्रसेनजीत की पुत्री वारिस से हो गया। अजातशत्रु ने वशिष्ठ संघ एवं मल्लों को पराजित किया। अजातशत्रु आरंभ में जैन धर्म को मानता था। बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अजातशत्रु 483 ईसा पूर्व में राजगृह सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन करवाया। उदयन 460 से 444 ईसा पूर्व तक शासन किया। सिंघल अनुश्री के अनुसार 460 ईसा पूर्व में उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी। उदयन एवं उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र, गंगा सोन, गंडक के संगम तट पर स्थानांतरित किया। उदयन के 3 पुत्र अनुरुद्ध, मुंडुक एवं
दशक थे। नागदशक इस वंश का अंतिम शासक था। हर्यक वंश को पृथहंता वंश भी कहा जाता है। पृथहंता वंश। शिशु नाग वंश 412 से 344 ईसा पूर्व तक शासन किया। शिशुनाग ने हर्यक वंश की जगह शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बनाया। शिशुनाग ने अवंती के राजा अवंतीवर्धन को पराजित कर अवंती को मगध में मिला लिया। इसके अतिरिक्त शिशुनाग ने वत्स एवं कौशाम्बी को भी मगध में शामिल कर लिया। 394 ईसा पूर्व में शिशुनाग की मृत्यु के बाद कालाशोक मगध का शासन बना। पुराणों में उसे काकवर्ण कहा गया। कालाशोक के समय मगध की राजधानी पुनः पाटलिपुत्र हो गया। कालाशोक ने 383 ईसा पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन करवाया। कालाशोक की मृत्यु के बाद उसके 10 पुत्रों ने शासन चलाया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन। नंद वंश 344 से 321 ईसा पूर्व तक शासन किया। महापद्नंद ने 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश को समाप्त कर नंद वंश की स्थापना की। महापद्नंद ने एकराट अथवा एकछंद की उपाधि धारण की। पाली ग्रंथों में महापद्नंद को उग्रसेन कहा गया। पुराणों में उसे परशुराम का दूसरा अवतार माना बताया गया है। महापद्नंद ने पंचाल, इच्छु, काशी, अस्मिक, कलिंग, मैथिली आदि राज्यों को पराजित कर मगध साम्राज्य का विस्तार किया गया। अब तक 321 ईसा पूर्व तक के काल में मगध का सर्वाधिक विस्तार महापद्नंद के समय हुआ था। व्याकरण के महान विद्वान पन्नी महापद्नंद के समकालीन थे। इस वंश का अंतिम शासक धनानंद हुआ। धनानंद के समय यूनानियों शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था। नंद वंश आर्थिक एवं सैन्य रूप से काफ़ी संपन्न था। मगध की सैन्य शक्ति के डर से ही सिकंदर की सेना ने व्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया था। धनानंद ने अपने दरबार में विद्वान ब्राह्मण चाणक्य का अपमान किया था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से धनानंद की हत्या करवा दी। नंद वंश का पतन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य वंश की स्थापना हुई। मौर्य वंश 321 से 184 ईसा पूर्व तक शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य 321 से 298 ईसा पूर्व तक शासन किया। जस्टिन ने एवं स्ट्रोबे ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा, जिसकी पुष्टि विलियम जोन्स ने भी की। प्लूटार्क एवं एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स के रूप में चिन्हित किया। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य कौटिल्य थे। उन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त ने 321 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध किया। युद्ध पश्चात हुई संधि में चंद्रगुप्त को काबुल, गांधार, मकराना, हेरात का क्षेत्र प्राप्त हुआ। बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। युद्ध पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह यूनानी राजकुमार हेलन कॉर्निया सेल्यूकस की पुत्री से किया हुआ।
सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत मेगनस्तीस को भेजा। मेगनस्तीस ने इंडिका की रचना की। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार उत्तर में हिंदू कुश पर्वत ईरान तक, दक्षिण में कर्नाटक तक तथा पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूर्व में बंगाल तक विस्तृत था।